Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर इस समय कार्यरत बहुत ही प्रॉपरली तरीके से और एक स्टेप स्टेप आपको भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समझाया जा रहा है। यह पूरी उम्मीद के साथ कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आप सभी लोगों को, जो भी लोग वीडियोस को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं या फिर इससे संबंधित आपको बिल्कुल भी बेनिफिट महसूस होता है, ये लगता है कि नहीं आपको चीजें आसान ढंग से समझाई जा रही हैं, तो आप सभी कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जितने भी लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके साथ जुड़े, क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे यह फिजिक्स के महत्वपूर्ण 5 चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, उसी रूप में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स और यूपी टेट के अंतर्गत जो भी विषय हैं उनको भी इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास को लेकर। इसके पहले आपने देखा कि हम लोग प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण और कठिन चैप्टर को एक आसान ढंग से आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रकाश के 3 लेक्चर्स में हमने प्रकाश के बेसिक कॉन्सेप्ट, अपवर्तन, परावर्तन जैसी घटनाओं को बहुत आसान ढंग से समझा। तो जितने भी लोग अभी तक उस पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं, वह इसी वीडियो के नीचे लिंक में जा करके क्लिक करके और देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लाइट के 5वें लेक्चर की ओर, और आज का जो टॉपिक होगा वह होगा दर्पण। लाइट के 5वें लेक्चर में आप लोग दर्पण अर्थात मिरर को पढ़ने वाले हैं। जैसे यह शब्द आपके सामने आता है तो दिमाग में यह बात गूंजने लगती है कि मिरर तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन मिरर के बारे में एक प्रॉपर तरीके से बताना कैसा उचित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? दर्पण के लिए आपको हम बता दें कि एक प्रॉपरली तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे जब आप इसके बाद लेंस पढ़ेंगे, तब दर्पण और लेंस के मध्य क्या अंतर होता है, इस बात को भी आप समझेंगे। तो दर्पण से संबंधित मुख्य 2 बिंदुओं को हम यहाँ समझने वाले हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम दर्पण को बहुत आसान से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि एक चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह, एक चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को अभी हम लोग इसे समझते हैं दर्पण कहते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट, एक चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण में हमेशा परावर्तन की घटना घटित होती है, यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, तो आपने कहा कि सर हम लोग दर्पण अपने घरों में भी देखते हैं, इसके साथ साथ मोटर गाड़ियों में, वाहनों में भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, टार्च में भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीजों को जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो दर्पण के बारे में मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो एक चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह को ही दर्पण कहा जाता है। आपने एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा होगा कि दर्पण को, जैसे यह कोई सरफेस है तो इस सरफेस में क्या का चिकनी पॉलिश युक्त इसके एक हिस्से पर
पॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि जब एक हिस्से पर पॉलिश कर देंगे तभी इसमें से परावर्तन की घटना घटित होगी और इसी सतह को हम दर्पण के नाम से जानते हैं। इस बात को भी क्लियर करना है कि इस दर्पण में जो पेंटिंग होती है, जो पॉलिश होती है, वह पॉलिश किस चीज की होती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एजी अर्थात चांदी या फिर पारे की पॉलिश की जाती है और उसके ऊपर या हम ये कह दें डायरेक्टली कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट। ये भी कई जगह पूछा गया है कि दर्पण के पॉलिश युक्त सतह पर किस एलिमेंट, किस तत्व, किस मटेरियल की पॉलिश की जाती है, तो आप इसमें सही आंसर लगाएंगे किसे? सिल्वर नाइट्रेट को सही आंसर लगाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, हम लोगों को ये दर्पण अगर समझ में आया है तो दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। किसके बारे में? दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, सॉरी, दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पास यह कोई वस्तु रखी है। क्या है? यह कोई वस्तु आपके सामने रखी हुई है। अब इस वस्तु पर जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? जाएगी इसी परावर्तक सतह पर। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये लाइट, ये किरण कुछ इस तरह से यहां से जा करके और इस परावर्तक तल से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पास आप इसे देखने का प्रयास करेंगे तो ये मनुष्य की सुंदर सी आंख है, मनुष्य की सुंदर सी आंख है जहां हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है? तो वस्तु से यह किरण जो है टकरा करके और इस परावर्तक सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक जाती है। तो प्रश्न है कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? इस बात को समझने से पहले हमारे दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर यह किस प्रकार का दर्पण है, यह भी तो एक मुख्य बात है। तो आपको बता दें कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा जिसे हम गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले हम लोग समतल दर्पण को समझेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? जिस दर्पण की, ध्यान देना है, जिस दर्पण की सतह समतल या प्लेन होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से संबंधित बात समझ में आ रही है? उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो फिर से प्रश्न आता है कि समतल दर्पण का प्रयोग तो हमारे घरों में यूज होने वाला जो दर्पण है, जो शीशा है, वह किसका उदाहरण होता है? वह समतल दर्पण का उदाहरण होता है। तो यहां हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं। किसके प्रतिबिंब देख रहे हैं? समतल दर्पण के प्रतिबिंब। समतल दर्पण के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, इन बिंदुओं को हमें ध्यान देना है। तो मान लेते हैं यह कोई क्या है? समतल दर्पण है। यह कोई क्या है? समतल दर्पण है। वस्तु रखी है और जब वस्तु यहां से टकरा करके हमारी आंखों तक जाएगी तो आप जानते हैं कि ये प्रकाश की किरणें हैं और यह हमेशा कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। जब सीधी रेखा में चलेंगी तो तीनों आकर के यहां मिलेंगी। इस प्रकार से यह जो होगा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंबों के रूप में आप पहले नंबर पर कह देते हैं कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा? वह सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा, सीधे के साथ साथ यह आभासी बनेगा और इसके साथ साथ वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
प्रतिबिंबों की संख्या में या प्रतिबिंबों में यह पहला बिंदु। कैसे? देखिए, जब यहां से परावर्तित होकर किरण यहां जाती है तो ये तो किरण इधर चली गई, हम लोग इधर क्या करते हैं, इसको अपने आप से अपने मन से जबरदस्ती बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। असली में प्रतिबिंब नहीं बनता, हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसका नाम आभासी प्रतिबिंब देते हैं। कैसा नाम देते हैं? आभासी प्रतिबिंब के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, ये रहा आपका प्रतिबिंबों में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप कहेंगे कि यदि वस्तु की लंबाई L है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि सर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। 2L दूरी पर बनेगा। यह ध्यान देना है आपको कि यदि वस्तु की लंबाई L है तो प्रतिबिंब की लंबाई 2L होगी, अर्थात प्रतिबिंब 2L की दूरी पर बनता है। इस बिंदु को भी आपको याद रखना है। देखिए, वस्तु की लंबाई अगर L है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो आप देखेंगे कि ये क्या वस्तु के बराबर, तो L लंबाई तो इधर भी हो गई, तो यहां से जब आप यहां तक की पूरी दूरी लेंगे तो यह किसके बराबर होगा? 2L की दूरी पर बनेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट, यदि वस्तु v वेग से, तो यहां पास हम देखेंगे कि यदि वस्तु v वेग से आगे बढ़ रही है तो प्रतिबिंब 2v वेग से आगे की ओर बढ़ेगा। ध्यान देना है कि यदि वस्तु v वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, v वेग से, तो प्रतिबिंब 2v वेग से क्या होगा? आगे की ओर बढ़ेगा। यह भी हमें क्या करना है? याद रखना है। तो समतल दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने आपको बताया वो क्लियर होने चाहिए। आप इन्हें नोट डाउन भी करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की कितनी संख्या बनती है या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनते हैं। चलिए इसे आप नोट डाउन करिए। यह समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण से कुल कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, समतल दर्पण से कुल प्रतिबिंबों की संख्या, समतल दर्पण से कुल कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहला केस है जब दो समतल दर्पण समानांतर हों तो प्रतिबिंब की संख्या इनफाइनाइट अर्थात अनंत होती है। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। आपसे कहेंगे कि जैसे दो समतल दर्पण थे, पहली कंडीशन है आपने एक समतल दर्पण ऐसे रख दिया, दूसरे समतल दर्पण को ऐसे रख दिया, तो इसके बीच हमने क्या किया, वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, क्योंकि लगातार इसमें से आप क्या है परावर्तन की घटना होती रहती है, और जब लगातार परावर्तन की घटना इन्हीं दोनों दर्पणों के बीच में किरणें गुजरती रहती हैं, तो प्रतिबिंब क्या है खत्म नहीं होते, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या
अनंत हो जाती है, इस बात को हमें ध्यान देना है। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, जब दो समतल दर्पण किसी कोण थीटा पर रखे गए हों, जैसे एक समतल दर्पण आपने ये रख दिया है, दूसरा आपने ये रख दिया है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तब प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा होगी। यह भी आपको याद है, यह इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि जब तो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा हो जाती है। लेकिन फिर से हम देखेंगे तो इसमें दो केस बनते हैं। क्या बनते हैं? दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में है कि अगर 360 बटे थीटा का मान सम आए, और दूसरे में है 360 बटे थीटा का मान अगर विषम आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो अगर ये संख्या सम आती है तो एक घटाने पर प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त की जाएगी। आपको प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर सम आता है तो एक घटाने पर। दूसरा, अगर विषम आता है तो यही मान प्रतिबिंबों की संख्या को दर्शाएगा। और तीसरा केस इसी में बनता है, केस नंबर 3, कि अगर 360 बटे थीटा का मान दशमलव में आ जाए। ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसकी नोट जरूर बनाएंगे। 360 बटे थीटा का मान अगर दशमलव में आता है तो पूर्णांक संख्या ही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसको आप नोट करिए। नोट कर लिए हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से यह सम और विषम की घटना आपके सामने दिखाई देती है, तो देखिए हम लोग इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि कैसे सम और विषम। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं, उदाहरण है कि दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर बने। ठीक, तो अगर हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे 60 करेंगे तो 6 छंग 36 कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। ये संख्या क्या है? सम है, तो आप इसे टिक नहीं करेंगे बल्कि 6 में से 1 घटा देंगे और कहेंगे कि 5 सही आंसर होगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर यहीं पे मान लीजिए ये दोनों 60 ना होकर के एक दूसरे से 20 डिग्री पर हो जाते तो 360 बटे 20 हो जाता। 2 1 कम 2, 2 8 16। ये फिर से आपका क्या बनेगा? सम बन जाएगा। तो मान लीजिए कि और कुछ और नंबर होता और ये आपके पास क्या आ जाता? विषम आ जाता, तो वही आपका क्या हो जाता? प्रतिबिंब बन जाता। क्लियर है? चलिए इसको मिटा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण के अनुप्रयोग। देखिए हम लोग अभी समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग लेंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप सबको ये सभी कॉन्सेप्ट यही पास मिलने वाले हैं। चलिए, अनुप्रयोग। समतल दर्पण के अनुप्रयोग, क्योंकि अनुप्रयोगों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं।
तो समतल दर्पण के अनुप्रयोग में आप देखेंगे कि सबसे पहला, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके घरों में जो प्रयोग होता है वो समतल दर्पण होता है। इसका मतलब है चेहरा देखने के लिए भी जो दर्पण प्रयोग होगा वह कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। दूसरा आप देखेंगे कि परिदर्शी और बहुरूपदर्शी में, परिदर्शी और बहुरूपदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। परिदर्शी को आप क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्कोप। परिदर्शी को आप पेरिस्कोप कहते हैं, बहुरूपदर्शी को आप कैलिडियोस्कोप कहते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इसके साथ साथ पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपनी लंबाई के आधी लंबाई का समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपनी लंबाई का आधा समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। यह इसके 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। किसके, समतल दर्पण के। आपको यहाँ एक नया शब्द आया है, पेरिस्कोप, अर्थात पेरिस्कोप, जिसे हम परिदर्शी के नाम से जानते हैं। तो यह परिदर्शी क्या होता है? दरअसल इसका जो परिदर्शी का प्रयोग है, इसे सैनिक लोग प्रयोग करते हैं। जब समुद्र में पानी के अंदर पनडुब्बी जा रही होती है, तो उस समुद्र के अंदर दूसरे जगह पर दूसरे देश की पनडुब्बी, जो कि हमारे देश या हमारी पनडुब्बी हमारे लोगों पर आक्रमण ना कर दे, सही जानकारी के लिए हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पानी भरा हुआ है और यहाँ पनडुब्बी लगी हुई है, तो इस पनडुब्बी में एक प्रकार का ये एंटीना लगाया जाता है और एंटीना पर यह 45 डिग्री के कोण पर पेरिस्कोप लगाया जाता है। क्या लगाता है? पेरिस्कोप लगाया जाता है। और ये दूसरी जहाज जो होगी, दूसरी जो पनडुब्बी होगी, उसके अंदर जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या होती है, वापस जा करके और इसी पेरिस्कोप के एंटीने द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और हमारे यहाँ के सैनिकों को यह पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर दुश्मन मौजूद है और हम सतर्क हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो है लाइट के अर्थात दर्पण का एक महत्वपूर्ण पार्ट, दर्पण के अंदर समतल दर्पण आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद अगली क्लास में लेंस, साथ ही साथ गोलीय दर्पण को प्रयास करेंगे आपको अच्छी तरीके से बताने का। क्लियर है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।